वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 9 जनवरी 2021 है और दिन की शुरुआत करना चाहूँगा डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर की एक बहुत ही खूबसूरत किताब है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ और उसमें मुझे ये लाइन मिली और मैंने सोचा कि ये लाइन तो आपके साथ शेयर करनी ही चाहिए। वॉट यू आर इज़ वॉट यू बिलीव, नॉट वॉट यू वेर हैंडेड जेनेटिकली। हमें कई बार ये बचपन में हमारी प्रोग्रामिंग की जाती है, हमारे पेरेंट्स करते हैं, हमारे दोस्त करते हैं, हमारे टीचर्स करते हैं, एवरीवन राइट। फिल्मों में हम देखते हैं, कई कई बार आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ किसी व्यक्ति ने कुछ दो व्यक्ति बात करे, आपने वो सुना और आपके दिमाग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आई गिव यू वन एग्जांपल। पैसे कमाना आसान थोड़ी है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप अगर जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन या फिर जो भी वेल्थी लोग हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने हार्ड वर्क किया। आई एम नॉट सेइंग कि हार्ड वर्क के बिना, लेकिन वो पैसे कमाना जो है उसको डिफ़िकल्ट नहीं मानते। उनके लिए पैसा फोकस नहीं होता है, दे फोकस ऑन देयर वर्क। उनका जो आर्ट है, उनका जो भी बिजनेस आइडिया है उसके ऊपर फोकस करते हैं और पैसे जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर बन जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग लाइन जो इस किताब में है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, एक ऑथर हैं जेम्स एलन। उन्होंने कहा है वी डू नॉट अट्रैक्ट विच वी डू नॉट अट्रैक्ट दैट विच वी वांट बट दैट विच वी आर। कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो द सीक्रेट फिल्म है और बुक है, उसको पढ़ने के बाद कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, फॉर एग्जांपल एक लग्जरियस कार या फिर एक ओवरसीज़ हॉलीडे या फिर एक बड़ा बंगला, राइट, तो उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहेंगे तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। इस प्रकार से काम नहीं करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू हैव टू बी दैट पर्सन इफ़ यू वांट टू बी हेल्थी। तो सिर्फ आप अच्छे WWE के पिक्चर्स देखते रहेंगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू हैव दैट फिजिकल फिटनेस, राइट। यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू बिकम दैट पर्सन, ए हेल्थी पर्सन, ए वेल्थी पर्सन, और वॉट एवर इट इज़। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो आज सैटरडे था तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशनल चीज़ों के बारे में थोड़ी ज़्यादा डिस्कस कर लें और वो हमने कर लिया है। तो नाउ वी हैव 5 आर्टिकल्स ऑन आवर टेबल। बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल है रॉन्ग कॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट एंड डे। ये भी एक दुखद इंसिडेंट के साथ जुड़ा हुआ है। देन वी हैव ए कैपिटल लेसन, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक आर्टिकल है, ए रूम ऑफ हर ओन। बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव मुंबई में स्टार्ट किया गया है। इट इज़ कॉल्ड ए पीरियड रूम। तो व्हाट इज़ अ पीरियड रूम, वी विल टॉक अबाउट इट। एंड द लास्ट वन इज़ अबाउट इकोनॉमी। ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल था। एज यू कैन सी आज हमारे टेबल के ऊपर वेराइटी है। एक बिजनेस लाइन का आर्टिकल, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदुस्तान टाइम्स। डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर लोहरी सेल चल रहा है, राइट। ये 14 जनवरी 2021 तक चलेगा। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। लोहरी सेल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, हमारे स्मार्ट कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। तो लेट्स स्टार्ट विथ ए रॉन्ग कॉल फ्रॉम बिजनेस लाइन। नाउ रॉन्ग कॉल जो है ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप 2010 से आज तक देखें तो जितनी बार सरकार ने ये स्पेक्ट्रम के ऑक्शन किए, स्पेक्ट्रम की जो नीलामी की, तो इसमें इतना कोई ख़ास पैसा सरकार को नहीं मिला है। उसके पीछे रीज़न जो है वो अकेला, वन बिग रीज़न इज़ हाई रिजर्व प्राइस। आप किसी चीज़ की प्राइस इतनी ज़्यादा रख देते हैं कि कोई कस्टमर उसको लेने के लिए ही ना आए। अगर किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये होनी चाहिए और अगर आप उसको 50 में बेचने निकले हैं, देन हु इज़ गोइंग टू कम टू यू। तो ये एक बहुत ही बड़ा इश्यू है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैव फाउंड द प्राइसिंग एक्सॉर्बिटेंट। अगर टेलीकॉम ऑपरेटर ने आपसे ये स्पेक्ट्रम खरीद भी लिया तो क्या वो कस्टमर को पर कॉल 5 रुपये 10 रुपये चार्ज आज के ज़माने में कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो प्रॉफिट में रहने के लिए उनको फिर कुछ ना कुछ दूसरे क्वालिटी कट डाउन्स करने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से फिर कस्टमर्स जो है, तो पूरी इंडस्ट्री को ये नुकसान होता है। एज यू नो इट वेरी वेल कि टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो आज के ज़माने में बहुत ही इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा बूस्टर रहा है टेलीकॉम सेक्टर। और डेटा का पेनिट्रेशन जिस प्रकार से हो रहा है, लोग 4G का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे हैं,
कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे देश में टोटल समवेयर अराउंड 1 बिलियन लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, और उनमें से 50% जितने 512 मिलियन समथिंग लाइक दैट इतने लोग जो हैं वो 4G का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी लगभग 50% पॉपुलेशन 4G का इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो जब इतने लोगों ने 4G का इस्तेमाल किया तो यहाँ तक इकोनॉमी पहुँच गई। आप देखिए कितने नए बिजनेसेस खुल गए, कितनी नई यूट्यूब की चैनल्स हैं, गेमिंग की चैनल्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। अगर आप सर्च करें तो लोग कितने नए नए तरीक़ों से पैसे कमा रहे हैं, ऑफिस खोल रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, फिर ऑफिस में लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई गेम डिज़ाइन कर रहा है, कोई गाना बना रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। एडवर्टीजमेंट कंपनी एंड हर जगह पर डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सामने आई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टॉप हो जाएगी या फिर इसकी स्पीड कम हो जाएगी अगर आप स्पेक्ट्रम के प्राइजेस को बहुत ज़्यादा रखेंगे। तो 2015 की बात करें, एयरवेव्स वर्थ 1 लाख करोड़ वेर सोल्ड। ये 2015 एक साल ऐसा रहा जब कुछ अच्छा बिजनेस हुआ, या फिर एयरवेव्स जो हैं 1 लाख करोड़ रुपए के सरकार जो है वो बेच पाई। नेक्स्ट जो ऑक्शन होने वाला है हमारे देश में, दैट इज़ गोइंग टू बी इन मार्च 2021। अब पूरा आप एक बैकग्राउंड को स्टडी करें, फॉर एग्जांपल 2016 की बात करें तो 2016 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है उन्होंने 5.3 लाख करोड़ के स्पेक्ट्रम्स के ऑक्शन के लिए लोगों को, कंपनीज को इनवाइट किया, राइट। और ये 5.3 लाख करोड़ के जो स्पेक्ट्रम थे उसमें से 60% जितने स्पेक्ट्रम को किसी ने ख़रीदा ही नहीं। और 700 मेगाहर्ट्ज वाली जो कैटेगरी थी उसमें एक भी सिंगल बिड नहीं हुई। सरकार को क्या इससे लेसन नहीं सीखना चाहिए? देन वी गो बैक लिटिल फर्दर, 2012 में सिर्फ एक छोटा सा परसेंटेज, 1800 मेगाहर्ट्ज की जो कैटेगरी है उसमें से बस एक छोटा सा परसेंटेज बेच पाई। अगेन 800 मेगाहर्ट्ज जो है वो कम्प्लीटली अनसोल्ड था। 2013 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो बार बार ऐसा होता जा रहा है। और अगर आप ऑफकॉम का डेटा पढ़े तो पर मेगाहर्ट पर पॉपुलेशन जो एक रेशियो है 1800 मेगाहर्ट्ज का, तो 1800 मेगाहर्ट्ज की कीमत हमारे देश में पर पर्सन अगर आप देखें तो इट इज़ 1.46 यूरो। दिस इज सिंबल ऑफ यूरो, ओके। और ग्लोबल एवरेज देखिए, आप यूरोप की ही एवरेज देखेंगे तो पर पर्सन इट इज़ 1.17 टू 0.27। इसके बीच में वहाँ पर प्राइस है पर मेगाहर्ट पर पॉपुलेशन, और हमारे यहाँ पर इट इज़ नियरली 4-5 times or more than that, not 5 times, in fact even 7 times more if you see। तो लगभग 6-7 times हैं अगर इस एवरेज के बीच में रखें तो दिस इज़ वेरी कॉस्टली। तो हमारे देश में फिर हमारी कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिट कैसे कर पाएगी? तो ऐसे बार बार आपको देखने को मिलेगा। अब 2016 की बात करें, अब जो लेटेस्ट जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने वाला है तो उसमें सरकार ने क्या किया, 2016 के मुकाबले 800 मेगाबाइट्स की प्राइस जो है वो 18.5% कम रखी है। लेकिन दूसरी कैटेगरीज को देखें आप, 1800 और 2300, तो इसमें 14% और 17.5% प्राइस ज़्यादा हैं। तो नेक्स्ट जो मार्च 2021 में ऑक्शन होगा उसमें व्हाट्स गोइंग टू हैपन वी ऑल नो, बिकॉज एक तरफ आप देखें तो टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर 5 लाख करोड़ का कर्ज है, राइट। दूसरी तरफ आप देखिए कि उनके रेवेन्यू ड्रॉप हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ड्रॉप हो रही है, बिकॉज एक तरफ कंपटीशन बढ़ चुका है, दूसरी तरफ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हैं, देन दे हैव टू पे दिस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो ऐसे डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल समय में क्या आपको लगता है कि इतना कर्ज होने के बावजूद, इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद सरकार जो अपना स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करना चाहती है वो टेलीकॉम कंपनीज खरीदेगी? आई थिंक दिस सेम थिंग इज़ गोइंग टू बी रिपीटेड अगेन। दुखद बात है कि सरकार ने कोई लेसन इससे नहीं सीखा। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। आज का वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारी चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में। हमने उन्नाव के रेप केस के बारे में सुना था, डिस्कस किया था। हाथरस के रेप केस, अब बदायूं जो हैं वहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक 50 साल की महिला आंगनवाड़ी वर्कर थी और वो नज़दीक के एक मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी और फिर वो वापस नहीं आई।
शाम के वक्त उसके घर के बाहर उनकी लाश जो है उस बदायूं डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव जो है वहाँ पर, नॉट लाश बट उनकी एक बहुत ही ख़राब हालत में इनका रेप किया गया था, इनको इंजर्ड किया गया था। और ऐसी हालत में ये महिला मिलती है और हर बार की तरह इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, एक बहुत ही दुखद बात है कि ऐसे केस जब भी आते हैं सामने तो पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने से पता नहीं क्यों, आई मीन टू से कि कैसे लोग होंगे वो जो ऐसी सिचुएशन में किसी महिलाओं को देखते हैं और पुलिस में होने के बावजूद भी जो अपनी ड्यूटी है वो टाइम पर कंप्लीट नहीं करते। आई थिंक ग्राउंड लेवल पर काफ़ी अच्छे लोग होंगे, लेकिन प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम ग्रास रूट लेवल टू टॉप लेवल, हर जगह पर फ़ोन कॉल्स होते हैं और फिर डिसीजंस जो हैं वो लेने में बहुत वक्त लगाया जाता है। आई थिंक मैं एक एजम्पशन है मेरा कि जब भी ऐसे कोई केस होते हैं, हर कोई सीरियस है ऐसे केसेस को लेकर, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पुलिस पर्सोनल नहीं चाहेगा, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो उनके एरिया में या फिर देश में या फिर दुनिया में हों। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे हैवान होते हैं जो इस प्रकार की हरकत करते हैं। ऑफ कोर्स इमोशनली अगर सोचे तो यही लगता है कि इनको फांसी दी जाए, राइट। लेकिन ऑफ कोर्स इमोशनली इसमें कोई गलत इमोशन भी नहीं है, गुस्सा आना ही चाहिए, आना भी चाहिए और बहुत ज़्यादा आना चाहिए ऐसे केसेस के ऊपर। लेकिन ये जो गुस्सा है इसका हमें राइट इस्तेमाल करना सीखना है। वी हैव टू चैनलाइज इट इनटू सोसाइटी, कि एक ऐसा समाज हम क्रिएट करें कि ऐसी सिचुएशन ही ना हो, ऐसी कोई हरकत कर ही ना पाए। ऐसी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन जो ऐसे क्रिमिनल्स हैं वो ये सोचते हैं कि आप कुछ भी करो, क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। सालों चले जाएंगे। निर्भया केस जो है इतना बड़ा था, देश पूरी दुनिया ने बातचीत की, उसको भी 8-10 साल लग गए, तो ये केस को तो कितने साल लग जाएंगे, कुछ नहीं होगा, हम थोड़े दिनों के लिए अंदर, उसके बाद बाहर हम आराम से घूमेंगे, राइट। तो ये जो कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता है, आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट हर्डल। एक बार ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर से टूट गया कि अगर आपने कुछ गलत किया तो साइंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, आपके खिलाफ सॉलिड एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे और अगर किसी ने देखा है तो वो गवाही भी देगा, आप उस गवाह को कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा एक एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, अगर पूरी जुडिशियल सिस्टम, और सिर्फ जुडिशियल, ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ। एज अ सोसाइटी अगर हम महिलाओं के लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं जिससे वो कभी भी, अंधेरा हो या दिन हो, राइट, वो कभी भी बाहर निकल सके, कभी कहीं पर भी जा सके, अगर ऐसा एक समाज हम निर्माण कर सके, किसी एक सोसाइटी हम क्रिएट कर सके, तब जाकर आई थिंक ये सारे केसेस जो हैं वो बंद होंगे। दूसरी चीज़ कि लड़कियों को जो डराया जाता है उससे अच्छा है कि लड़कों के अंदर अच्छे संस्कार डाले जाएं, राइट। कई बार ऐसा होता है कि बेटा आप लड़की, आप बेटी हैं, आप लड़की हैं तो आपको रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। ये जो पूरा एक, ये पूरी डिज़ाइन जो है, ये पूरी जो एक डिज़ाइन की गई है, प्रोग्रामिंग किया गया है। वाई, क्यों नहीं जाना चाहिए? बिकॉज अगर आप बाहर जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो शी रोम्स आउट, ये तो बाहर घूमती है रात रात को, राइट। तो इसका कैरेक्टर कैसा होगा? अगर एक लड़का बाहर रात को घूम रहा है तो ही और शी इज़ कंसिडर्ड एज ए बहादुर गाई, और कि भाई हिम्मत वाला है, रात को भी यहाँ से वहाँ चला जाता है। और वही चीज़ लड़की करे तो फिर कैरेक्टर के ऊपर प्रश्न। तो ऐसे बहुत सारी, आप ही खुद सोचिए, राइट, आप ही खुद सोचिए, मैं ही क्यों कहूँ, मीन्स सिर्फ मैं कहता रहूँगा तो कुछ नहीं हो। आप सोचिए कि किस प्रकार के इस ऐसे प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में किए गए हैं। कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आप अच्छी सिक्योरिटी हो, राइट, पुलिस पेट्रोलिंग अच्छा हो, और अगर कुछ गलत होता है तो हमारी एक आदत बन चुकी है, हम दूर से देखते हैं, राइट। इनफैक्ट किसी का एक्सीडेंट भी हो गया, किसी को इंजरी भी आ गई, तो वी वेट देयर, हम देखते हैं, देखते रहते हैं, दैट्स इट।
राइट। किसी के अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो 100 नंबर पर डायल करके इन्फॉर्म कर दे कि भाई यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, ये एरिया है, ये जगह है, राइट, आप यहाँ पर आ जाइए। यू विल फाइंड वेरी फ्यू पीपल, 1 or 2 पीपल हु विल टेक दैट स्टैंड। बाकी हज़ारों की भीड़ होगी और वो देखेंगे। तो वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस बैड हैबिट। हम इतने शाय हो चुके हैं, इतने शर्मा जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में कि जो राइट चीज़ है वो भी नहीं कर पाते। एनीवे, अब डेटा के ऊपर नज़र डालें तो 88 रेप केसेस were recorded every day in our country। 88 रेप केसेस हर रोज़ हमारे देश में होते हैं, और ये सिर्फ ऐसे रेप केसेस हैं जिनको रजिस्टर किया जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रजिस्टर ही नहीं किए जाते, शर्म के डर से धाक धमकी दी जाती है, वॉट एवर इट इज़। पेट्रियार्कल माइंडसेट, जिसको हम कहते हैं पितृसत्तात्मक सोच, और पुअर पुलिसिंग, ये सारी चीज़ें एक एनवायरनमेंट बना रही हैं जिसकी वजह से इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग Indian economy, women accounted for 10.7% of the workforce in 2019-20, and many lost jobs due to pandemic. Center for Monitoring Indian Economy, इसका डेटा ये कहता है कि टोटल जो हमारी वर्कफोर्स हैं उसमें से सिर्फ 10.7% महिलाएं थी, और बहुत सारी महिलाओं की जॉब्स भी चली गई। CMI का ये CMI इज़ दिस वन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का नवंबर 2020 का डेटा ये कहता है कि बहुत सारे जो मैन लॉट हैं, पुरुष जो हैं, उनको जॉब वापस मिल गई, लेकिन बहुत सारी महिलाओं की जॉब्स जो चली गई थी अभी भी वापस उनको नहीं मिली है। तो यहाँ पर भी आपको एक सॉर्ट ऑफ इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ए कैपिटल लेसन, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक एडिटोरियल है। US कैपिटल में क्या हुआ हॉल में, वी टॉक्ड अबाउट इट येस्टरडे, हमने कल इसके बारे में बात की थी। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न उठ रहा है वो है सोशल मीडिया के ऊपर, रोल ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एक एक बहुत ही बायस्ड तरीके से सोशल मीडिया काम कर रही है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप USA के प्रेसिडेंट थे, अभी भी ऑफिशियली तो प्रेसिडेंट हैं, 19 या फिर 20 जनवरी को वो अपने पद से उतरेंगे और उनकी जगह लेंगे जो बाइडन। तो कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसी बातें भी कही हैं, राइट, जो गलत हैं, लेकिन उस टाइम पर ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्रेसिडेंट का अकाउंट ब्लॉक कर सके। लेकिन अब ये जो पूरा कैपिटल हिल में इश्यू हुआ है, वायलेंस हुआ है, और कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को एनकरेज किया था, तो इसकी वजह से ट्विटर और यूट्यूब जो हैं उन्होंने सीरियस वार्निंग दी है उनको, और कि उनका अकाउंट जो है वो परमानेंटली बंद किया जाएगा, और फेसबुक और इंस्टाग्राम ने उनका अकाउंट जो है उसको फ्रीज कर दिया है। सोशल मीडिया ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन ये सारे जो हैं इसको आप कह सकते हैं कि मेकअप या फिर टोकन, एक प्रकार का टोकन जो है, टोकन स्टेप्स मेकअप करने के लिए, आपको अच्छा दिखाने के लिए थोड़े बहुत बदलाव कर दिए। लेकिन आज भी इतने कोई ख़ास सीरियस बदलाव सोशल मीडिया ने नहीं किया है। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स जो हैं वो आज भी झूठी खबरों को, फेक न्यूज़ को, इसमें हेट स्पीच आ गई, बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स आ गए जो दिखाने नहीं चाहिए, ऐसे पिक्चर्स भी दिखाए जाते हैं। किसी ने कुछ भी मसाला डाल दिया और कुछ भी बात बता दी। पहले ये सारी चीज़ें, आज से 15-20 सालों पहले ये सारी चीज़ें मैगज़ीन्स करती थी। जो मैगज़ीन्स आती थी, मुझे नाम तो नहीं पता है, लेकिन नाम याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मैगज़ीन्स आती थी जो अलग अलग फिल्म स्टार के बारे में कुछ ना कुछ लिखते रहती थी। तो लोगों को ये सनसनी और चटपटी खबरें जो हैं वो बहुत पसंद आती थी, एक प्रकार का एडिक्शन था। वैसे बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन जिनको आप कुछ भी लिख कर भेज दीजिए विदाउट एनी रेफरेंस, राइट, तो वो उस चीज़ को मान लेंगे कि अच्छा ये हुआ था, ये सच है, ये गलत है, व्हाटएवर, दे विल नॉट आस्क क्वेश्चन, दे विल जस्ट रीड। और कहीं ना कहीं हमारे देश में, हमारे कल्चर में अगर बात करें, और दुनिया भर में शायद ये चीज़ एक कॉमन है कि जो भी लिखा गया है उसको हम सच मान लेते हैं। हम कहते हैं कहाँ पर लिखा है बताओ, अगर आर्ग्यूमेंट होती है तो ये रूल कहाँ पर लिखा है, तो ये जो लिखा गया है उसकी एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। तो किसी ने कुछ फेसबुक पे, ट्विटर पे लिख दिया, भले ही वो गलत है, भले ही वो अच्छा नहीं है, लेकिन लोग उसको मान लेते हैं। सोफिस्टिकेटेड रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू ओवरसी डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड। हमें एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करना होगा कि
गंदी चीज़ें, गलत चीज़ें, फेक न्यूज़, हेट्रेड, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया से हट जाएं और सोशल मीडिया के जो बेनिफिट्स हैं वो लोगों को मिलते रहें. दिस इज़ हाउ वी, ये बदलावों की आवश्यकता है. लेकिन सोशल मीडिया भी अपने प्रॉफिट्स को देखती हैं. जब तक उनको ये भीड़ मिलती रहेगी, लोगों को इस प्रकार की चीज़ें पढ़ने में, लिखने में, शेयर करने में मज़ा आता रहेगा, तब तक उनकी दुकान चलती रहेगी. दूसरी जो एक चीज़ है वो ये है कि न्यूज़पेपर्स और जो नॉर्मल मीडिया है उनके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको बहुत सारे कंप्लाइंस या फिर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी कोई भी ब्रेक नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके. तो ये भी एक आवश्यकता है, राइट. और भारत में दुखद बात है कि हर बार कुछ ऐसा होता है तो भारत सरकार क्या करती है, इंटरनेट ही बंद कर देती है. अब यूके की एक रिसर्च फर्म है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि 2020 में इंटरनेट बंद करने की वजह से सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट अगर हम देखें तो $2.8 बिलियन का नुकसान हुआ भारत को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग टाइम पर, ये इंटरनेट बंद करने की वजह से. तो दिस इज़ नॉट ए सस्टेनेबल ऑप्शन. यू हैव टू इम्प्रूव थिंग्स, राइट. रादर देन आप बंद कर दें, उससे अच्छा है कि आप चीज़ों के ऊपर राइट रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए, राइट मॉनिटरिंग करें और चीज़ों को इम्प्रूव करें. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, इंडियन एक्सप्रेस का ये एक आर्टिकल है और जो हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन या फिर इनइक्वालिटी, एक आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, हमारे शहरों में महिलाओं के लिए जो टॉयलेट हैं, राइट, उसको अगर आप पुरुषों के लिए जो टॉयलेट्स हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड कि महिलाओं के टॉयलेट्स बहुत कम हैं कंपेयर टू पुरुषों के टॉयलेट. अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस प्रकार का टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ. दिस इज़ अबाउट योर सिटी टेलिंग यू, हमारा शहर हमसे कहता है, हमारा शहर जो है महिलाओं को कहीं ना कहीं ये कहता है कि यू आर नॉट वांटेड आउटसाइड. यू नो, आपकी आवश्यकता बाहर नहीं है, आप घर बैठिए. ऐसा हमारे शहर कह रहे हैं बाय डूइंग दिस थिंग. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, मैं इसीलिए ये पॉइंट आपके सामने मैंने रही रखा क्योंकि ये वाला जो अभी रेप वाला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, तो कैन यू बिलीव दिस थिंग, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, उसके एक सीनियर मेंबर, ये जो रेप हुआ जिस महिला का, उसके परिवार को विजिट करने के लिए गए और पता है उनका स्टेटमेंट क्या था. उनका स्टेटमेंट ये था कि आपको शाम को बाहर जाने को किसने कहा था. कैन यू बिलीव इट. एक ऐसी महिला, राइट, जो खुद एक अच्छी पोस्ट पर हैं, राइट, नेशनल कमीशन फॉर विमेन में हैं, और ये महिला ये कहती है कि आपको इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए. आपके व्हाट सी बेसिकली सेड कि अगर उनके साथ कोई होता, एक बच्चा भी होता साथ में या फिर कोई ऐसी कोई परिवार का सदस्य होता तो ऐसा इंसिडेंट नहीं होता. तो ये विचारधारा है, आप सोचिए. दिस इज थिंकिंग ऑफ पीपल हु आर सपोज टू प्रोटेक्ट, या फिर जो महिलाओं के लिए जो आवाज़ उठानी चाहिए जिनको, उनके स्टेटमेंट्स. तो इनकी भी प्रोग्रामिंग की गई है, एज यू कैन सी, राइट. उनकी किस प्रकार से प्रोग्रामिंग की गई है कि उनकी थॉट सिस्टम, मुझे आई रियली फील सैड कि ऐसे लोग ऐसी पोजीशंस के ऊपर क्यों और कैसे पहुंच जाते हैं. आई वंडर. अब ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें महिलाओं के टॉयलेट्स इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं. सेम थिंग इफ़ यू ट्रैवल हाईवेज, राइट, हाईवे के ऊपर आप ट्रैवल करते हैं तो होटल्स और उन सारी जगह जो ढाबे हैं या फिर व्हाटएवर, कोई हाईवे के ऊपर जो हाईवे मॉल्स आजकल बनने लगे हैं, तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको क्लीन टॉयलेट्स मिलेंगे. बाकी जगहों पर टॉयलेट्स आर नॉट दैट, लाइक वॉशरूम जो होते हैं वो अप टू द मार्क बिल्कुल नहीं होते हैं. तो दिस इज़ ए बिग चैलेंज फॉर लेडीज लॉट. अब एक इंटरेस्टिंग खबर जो है वो ये है कि मुंबई में एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ की गई है. एक पीरियड रूम वहाँ पर एक स्लम में खोला गया है. अब ये जो लोकमान्य नगर हैं, ये जो स्लम है, ये एक ऐसा स्लम है जहाँ पर लोगों के पास इतनी लग्जरी नहीं है, उनके पास घर में भी जो टॉयलेट्स और ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी नहीं है, तो दे यूज़ पब्लिक टॉयलेट. तो ऐसी जगह पर एक
पीरियड रूम खोला गया है और इस पीरियड रूम में यूरिनल, जेट स्प्रे, टॉयलेट रोल होल्डर, सोप, रनिंग वाटर, हुक्स टू हैंग क्लोथ्स, डस्टबिन है। तो ये सारी रेयर एमिनिटीज़ जो शायद आपको एक 5 स्टार होटल के लेडीज़ रूम में देखने को मिले, तो ऐसी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, ये पहली बार ऐसी कोई चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो दिस इज़ ए गुड इनिशिएटिव। जिन्होंने भी ये इनिशिएटिव सोचा है, हैट्स ऑफ, उन्होंने एक बहुत ही, एंड आई एम श्योर इसके मेंबर्स जो हैं वो, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के मेंबर्स भी ज़्यादा लेडीज़ होंगे या फिर किसी ने ये आइडिया दिया होगा। तो लेट्स होप कि इस प्रकार के पीरियड रूम्स जो हैं वो हमारे देश में हर जगह पर हों। दिस इज़ अबाउट विमेंस हेल्थ और उनकी रिक्वायरमेंट के लिए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, नाउ यू कैन ऐड दिस थिंग विथ सिक्योरिटी, यू नो, सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, यू कैन ऐड, आप इसको ऐड कर सकते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्या ऐसी चीज़ भी नहीं हो सकती कि ये जो पीरियड रूम है, इस पीरियड रूम में कहीं पर एक इमरजेंसी फ़ोन लाइन भी रखी जाए, राइट, इन केस अगर किसी महिला को कोई इमरजेंसी है सेफ्टी को लेकर, वट एवर इट इज़, राइट, तो ये नज़दीक के पीरियड रूम में जाकर वो फ़ोन कॉल भी कर सके पुलिस को या फिर रिश्तेदारों को, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज़ जस्ट वन आइडिया। तो ऐसी एड ऑन चीज़ें जब हम करेंगे तब ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा कि ये जो रेप और ऐसे केसेस ना हो। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, द इकोनॉमी इज़ लुकिंग अप। हिंदुस्तान टाइम्स का ये एक आर्टिकल है। फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स फॉर जीडीपी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ध्यान रखिए कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये जीडीपी के साथ जुड़ा हुआ डेटा रिलीज करता है। तो एनएसओ का कहना ये है कि 2020-21 ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 2020 को, और ये ख़त्म हो गया 31 मार्च 21, राइट, 2021 को ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर, इसमें हमारी जीडीपी -7.7 रजिस्टर करेगी, राइट, -7.7। जब लॉकडाउन किया गया तो जो फर्स्ट क्वार्टर था, अप्रैल, मई और जून का क्वार्टर, तो उसमें हमारी इकोनॉमी -23.9 तक पहुंच गई। और फिर जो सेकंड क्वार्टर था, जुलाई, अगस्त, सितंबर का, तो उसमें हमारी इकोनॉमी जो है वो, हाउ मच इट वाज, 7.5, इज़न्ट इट, -7.5, समथिंग लाइक दैट। आंकड़ा अभी मैं भूल गया, बट इट वाज समवेयर अराउंड 7.5। तो डबल डिजिट, वो भी 23.9 में से अगर -7.5 तक हम पहुंच गए तो दैट्स अ गुड थिंग। और ओवरऑल पूरे साल की इकोनॉमी का कैलकुलेशन, अभी दिसंबर ख़त्म होगा तो थर्ड क्वार्टर ख़त्म होगा, और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये लास्ट क्वार्टर होगा हमारी इकोनॉमी का ये साल का। तो उसमें अच्छा ट्रेड हुआ है। ये जो थर्ड क्वार्टर है उसके आंकड़े, जीएसटी का कलेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन एंड सो मेनी अदर थिंग्स हैव क्लॉक्ड गुड। सम थिंग्स आर डाउन बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गुड। तो इसकी वजह से ये कहा जाता है कि एक एस्टिमेशन है कि -7.7% कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारी इकोनॉमी का, विच इज़ कंसिडर नॉट बैड, क्योंकि स्टार्टिंग के जो प्रोजेक्शंस थे वो ये कह रहे थे कि इकोनॉमी जो है वो डबल डिजिट में माइनस कॉन्ट्रैक्ट होगी, 10%, -11%, -12% या फिर -15% जितना भी एस्टिमेट किया गया था, और इतना लगता भी था। लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि फिर से हमारी इकोनॉमी जो है वो फेस्टिव सीज़न और इन सारी चीज़ों की वजह से चीज़ें बैक टू नॉर्मल धीरे धीरे होने लगी हैं। और दूसरे अलग अलग इंस्टीट्यूशनल और प्राइवेट फोरकास्ट का भी ये कहना है कि 7.7 के आसपास, -7.7 के आसपास हमारी इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो पिछले आंकड़ों के और पिछले एस्टिमेशन के मुकाबले दिस इज़ अ गुड थिंग, बट डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें यहाँ पर जो हम कहते हैं कि डील नहीं बरतनी है। वी कैनॉट सेलिब्रेट येट, वी आर स्टिल इन माइनस। और ये जो लॉकडाउन और इसकी वजह से जो इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट हुई है, इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, शायद वो कभी भी वापस खड़े नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे छोटे बड़े बिजनेसेस को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। तो अभी भी जो वूंड्स हैं, हमारी जो चोटें हैं, वो अभी भी रिपेयर नहीं हुई हैं। ओके, सेकंड थिंग,
कि ये जो डेटा हमारे सामने आया है ये ज़्यादातर फॉर्मल सेक्टर का डेटा है। इनफॉर्मल सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, उनकी सिचुएशन क्या है इनफॉर्मल सेक्टर की, ये आज भी कोई ऐसा ख़ास आंकड़ा हमारे सामने नहीं है। और सबसे ज़्यादा नुकसान, अगर नुकसान भी होता है तो आपने, लेट्स से आई विल गिव यू वन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, देन यू कैन थिंक अबाउट इनफॉर्मल सेक्टर। गवर्नमेंट ने ये बताया कि अगर आपको पैसे चाहिए, राइट, अगर आपकी लोन चल रही है 1 लाख रुपए की, तो सरकार आपकी ये 1 लाख रुपए की लोन जो है ये माफ़ कर देगी, इसको वेव कर देगी। ओके, नाउ अगर ये लोन आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से ली है या फिर किसी भी एक बैंक से ली है, फॉर्मल लोन है ये आपकी, राइट, एक लीगल नहीं, लेकिन द राइट वर्ड इज लेजिट लोन है। लेजिट इन द सेंस कि आपने किसी एक बैंक से या फिर किसी एक इंस्टीट्यूशन से लोन ली है, तो सरकार ये 1 लाख रुपए माफ़ कर देगी। लेकिन अगर आपने यही 1 लाख रुपए जो है वो आपके दोस्त से लिए हैं, तो क्या आप सरकार को कहेंगे कि मुझे कोई लोन नहीं दे रहा था, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे मेरे बिजनेस के, लेकिन मैं एक बहुत ही ईमानदार और अच्छा आदमी हूँ, मैंने मेरे फ्रेंड को बताया कि मुझे लोन की आवश्यकता है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मैं आपको 1 लाख रुपए 1 साल में लौटा दूंगा। प्लान भी था, मैं हर महीने 9-10 हज़ार रुपये मेरे दोस्त को दे देता था, लेकिन लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें हुई, इसकी वजह से बिज़नेस बंद हो गया, तो मुझे ये पैसे माफ़ कर दो। तो क्या सरकार आपको पैसे देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, ना तो कोई रसीद है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है आपके पास। तो दिस इज़ योर इनफॉर्मल लोन। तो इनफॉर्मल सेक्टर के साथ ये होता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर की सिचुएशन क्या है, उसके बिना हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट से वी एवरीथिंग इज़ गुड। ये सिर्फ फॉर्मल सेक्टर के आंकड़े हमारे पास हैं, राइट, और इनफॉर्मल सेक्टर का एक एस्टिमेशन है। दूसरी चीज़ के दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ की बात करें तो सबसे छोटा पैकेज, स्टिमुलस पैकेज जो है वो भारत सरकार का था। अब इकोनॉमी को वापस अपने पैरों पर अगर खड़ा करना है तो सरकार को ज़्यादा खर्च पैसे करने पड़ेंगे, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर हो, चाहे नॉर्मल एक्सपेंडिचर हो। लेकिन सरकार जब तक पैसे इंजेक्ट नहीं करेगी तब तक प्राइवेट कंपनीज भी साहस नहीं करेगी। अगर प्राइवेट कंपनीज ये देखेगी कि सरकार लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रही हैं, तो उनको भी भरोसा बैठेगा कि चलो सरकार इतना कर रही है तो कुछ गलत नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन आप अगर सरकार बैठकर ये देखेगी कि जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तब कुछ करेंगे, तो इससे तो इकोनॉमी जो है वो नीचे चलती जाएगी। तो देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज इन फ्रंट ऑफ अस, तो इट्स नॉट ओवर येट। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। आज बस इतना ही। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन की डियर फ्रेंड्स, एंड ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स। PDF को डाउनलोड करने के बाद आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक डेडिकेटेड UPSC के लिए स्मार्ट कोर्स अवेलेबल हैं। इसके ऊपर भी लोहरी सेल चल रहा है, और ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। तो कल क्या है, कल है संडे, तो संडे को द हिंदू एनालिसिस के लेक्चर नहीं होते हैं। तो आई विल नाउ मीट यू ऑन मंडे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट ये थी कि इंग्लिश वर्जन जो है उसको फिर से स्टार्ट किया जाए। आई एम रियली सॉरी बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने जैसे कई बार रिपीट किया है, लेकिन आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन हियर कि एक तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स भी इतने कोई ख़ास कुछ थे, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो उसको फॉलो करते थे रेगुलरली नहीं करते थे। दैट वाज वन रीज़न। सेकंड थिंग, वो प्रोग्राम इतना कोई बड़ा हिट नहीं था, तो जो चीज़ डाउन होती हैं तो उस चीज़ को बंद किया जाता है, जो चीज़ ऐसे ऊपर जाती है तो उसको सपोर्ट किया जाता है। सिंपल इज़ दैट। तो ये सीरीज़ जो है इंग्लिश वर्जन, इसलिए इसको बंद किया गया। सेम थिंग गोज़ विद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। तो वो अब मैं तो नहीं करूँगा। नियर फ्यूचर में ऐसा कोई ख़ास प्लान नहीं है कि उनको दोनों सीरीज़ को फिर से स्टार्ट किया जाए। एज़ फार एज आई एम कंसर्न, मेरा एक लेक्चर आपको रेगुलरली मिलता रहेगा, एंड दैट इज़ दिस हिंदी वर्जन ऑफ हिंदू एनालिसिस। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको शेयर करें, इस सीरीज़ को बड़ा बनाएं, इसको एक ग्रोथ की तरफ ले जाने का जो काम है वो
आप ही कर सकते हैं। मेरी तरफ से जितना मुझे पता है, जितना मैं जानता हूँ, जितनी अच्छी तरीके से मैं आपके सामने चीज़ों को रख सकता हूँ, वो रखने का प्रयास मैं हर रोज़ करता हूँ। अब दूसरे लोगों को इस सीरीज़ के बारे में बताना, इस सीरीज़ को बड़ा बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके हाथ में, इसमें मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइस। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो या सीरीज़, तो आप हर रोज़ शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, और अगर नहीं आता है तो हमें थोड़े टाइम में इसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो एनीवे, दैट्स एवरीथिंग फॉर फ्रॉम मी, एंड आई विल सी यू ऑन मंडे। टिल देन एंजॉय योर वीकेंड, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।